तो जब 12 लाख की टैक्सेबल इनकम आ गई तो क्या ये एप्लीकेबल हो गया एजुकेशन एक्सपेंस वाले डिडक्टेबल अलाउंस 1.5 मिलियन से नीचे वाला है, ठीक है? हाँ जी, सॉरी क्यों? टैक्सेबल इनकम 15 लाख लिखा है उसमें, एजुकेशन एक्सपेंस में टैक्सेबल इनकम 15 लाख लिखा है। ही मेड, अच्छा इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है जी? टैक्स लायबिलिटी कितनी है 12 लाख पे? 75,000 प्लस बता ही दे, 75,000 कितनी होगी? बस 75 की इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब हम लोगों ने इसके टैक्स क्रेडिट्स निकालने हैं। टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी आ गई उसकी 75 की। क्या हो गया? सर ये ऊपर वाली स्लैब आगे गलत लिख दिया टैक्स लायबिलिटी, सॉरी। क्या आ रही है यहाँ पे? 4 लाख का लोन जी एग्जैक्टली मैं नहीं कर रहा तो कोई बता भी नहीं रहा कि मैं नहीं कर रहा। तो भाई एजुकेशन एक्सपेंस तो लेस करा दें यहाँ से। नहीं आप तो टैक्सेबल इनकम की बात कर रही थी। भाई यहाँ पे टैक्सेबल डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस होना है यार, डिडक्टेबल अलाउंस भी तो लेस होना है। लेस करें एजुकेशन एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस। हाँ जी, क्या रूल था एजुकेशन एक्सपेंस का? 5% ऑफ ट्यूशन फीस पेड 70,000, और क्या था? 25% ऑफ टैक्स। यहां पे टैक्सेबल इनकम कौन सी ले रहे हैं? 14 मनफी 200, ठीक है। 25% ऑफ 1200, और तीसरा क्या रूल था? 60,000 इंटू 2, 2 बच्चे हैं इसके, 60,000 इंटू 2। ये बताएं 5% ऑफ 70,000 कितना है? 3500। 25% ऑफ 1200 कितना है? 3 लाख पूरा, और 60,000 इंटू 2 120। लोअर क्या बना? 35। ये भी वैसे 3.5 आएगा, लेकिन अब रहने दे यार, पूरा ही लिख लेते हैं, वो बहुत फिगर छोटी बन जाती है। ये भी मैं पूरा लिख रहा हूँ, 14 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका 3500, सिर्फ 3500 बना, सिर्फ 3500 बना। भाई ये समझ लगी है? इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, जो मैंने पहले भी गो थ्रू किया था, इसको मैं सीधा ही ले गया ताकि आप लोग इसको आइडेंटिफाई करें। बेसिकली टोटल इनकम थी, टोटल इनकम में से ज़कात लेस करके जो टैक्सेबल इनकम थी, उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंस मैंने 3500 के लेस किया है, ठीक है। डिडक्टेबल अलाउंस 2 लेस होने थे यहाँ पे, ज़कात का और एजुकेशन एक्सपेंस का। जी जी, ज़कात का, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो डिडक्टेबल अलाउंस है एजुकेशन एक्सपेंस का, वो आपको टैक्सेबल इनकम पे है। 15 लाख की जिससे टैक्सेबल इनकम कम है, तो टैक्सेबल इनकम के टाइम पे ज़कात ऑब्वियसली उसमें से लेस होगी ना। ये तो टोटल इनकम है, तो 12 लाख आपने उस तरह से देखना है। तो 12 लाख आ गया, फिर आपने 3500 लेस करना है, तो ये फिर सारा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। 3500 की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा सारा। तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी टोटल इनकम है वही टैक्सेबल इनकम है, ज़कात 0 आ जाएगी ना। अगर इस क्वेश्चन में ये ज़कात ना होती तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम होती, लेकिन अगर वो 16 लाख होता
फिर 2 लाख से कम हो जाती तो फिर भी एलिजिबल था ना। टैक्सेबल इनकम देख ली, तो ये करके तो ये 3500 आ गया। अब क्या आता है पीछे? 1196,500। अब आपने इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 74,475। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब हमने टैक्स क्रेडिट्स लेने हैं। टैक्स क्रेडिट्स डोनेशन वाला भी है हमारे पास और पेंशन वाला भी है। बेसिकली अब क्योंकि वो वाला क्लॉज नहीं है, 2013 का रूल है, तो वो क्लॉज मिस हो गई है, तो हम इसको नए रूल से ही करेंगे। ठीक है, डोनेशन के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला? टैक्स असेस्ड 74,475 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या था? कितना कंट्रीब्यूशन दिया है? 50,000 और ये इंडिविजुअल है। अच्छा देखें, उसने 50,000 का डोनेशन दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू क्रॉस चेक, तो ये अलाउ है इसमें। अगर ये कह देता थ्रू कैश दिया तो फिर अलाउ नहीं होना था। तो ये छोटी छोटी बातों को आपने जरूर बीच में पढ़ना है। तो 50,000 का उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 50,000, और लोअर के लिए दूसरी अमाउंट, ये इंडिविजुअल है, जानने वाला तो नहीं है, तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कितना? 30% होगा। कंपनी के केस में 20% होता है। तो 11,96,500 का 30% कितना है? 358,950। तो ये तो ऑब्वियसली 50,000 लोअर है, तो 50,000 कितना बन गया? ये सी कैलकुलेट कर लिया सारा। 3112 डोनेशन था, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स क्रेडिट 3112, ये आ गई जी 3112। और दूसरी की बात करें अगर 74,475 तकसीम 11,96,500 मल्टीप्लाई बाय जितना प्रीमियम कितना पे किया है कंट्रीब्यूशन 70,000 और 20% ऑफ द टैक्सेबल 11,96,500 का 20% 239300। इनमें से लोअर ऑब्वियसली, सॉरी क्या वो पूछ रही है कुछ? 70,000 क्या बन गया जी? 4357 4357। अब आप इसकी निकाल लें 74,475 माइनस 3112 माइनस 4357 कितना आ गया? 006। दिस इज माई टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने टैक्स क्रेडिट 2 पढ़ लिए, अप्रूव्ड पेंशन फंड का पढ़ लिया, डोनेशंस का पढ़ लिया, और एक डिडक्टेबल अलाउंस हमने पढ़ लिया एजुकेशन एक्सपेंस का। बट डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे खत्म हो गए। तो दिस इज हाउ वी विल रिड्यूस अवर टैक्स लायबिलिटी। ये करवाना आपको इसलिए मकसद था अभी, क्योंकि अभी जब हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे इंशाल्लाह, अब हमने सैलरी जो स्टार्ट करना है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा और टैक्स क्रेडिट्स हैं, लेकिन उनमें इस तरह की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व कम ही है। ठीक है, तो अब जब हम सैलरी स्टार्ट करेंगे तो वो उसने कहीं ना क्वेश्चन के अंदर टैक्स क्रेडिट डाल देता है। तो जब वो टैक्स क्रेडिट डालता तो वहाँ पे फिर समझ नहीं लगती, तो पहले से पता होगा तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाया करेगा। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कल से फिर हमारा प्रॉपरली अपना अनदर हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आपका पिछला पेंडिंग ही है। मैंने आपको वो ICAP की बुक का एक पेज व्हाट्सएप किया था शायद, जिसके अंदर वो थे रिकूप एक्सपेंडिचर, कॉमन अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, कॉमन रूल्स वाला एक पेज था।
कॉमन रूल्स वाला एक ना पेज था आई कैप की बुक का, जिसमें अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का कॉन्सेप्ट था। चलो मैंने व्हाट्सएप नहीं किया होगा, आपके पास होगा कहीं ना कहीं। कौन सा पेज है? पेज नंबर 65 की आवाज आई है जी, कॉमन रूल्स वाला। बुक का पेज नंबर 65 है, कॉपी का ना निकाल लीजिएगा। ठीक है, तस्दीक हो गई है जी। ये वही है जी, चांद नजर आ गया, कल ईद है। हाँ जी जी, नजर आ गया। और कोई शवाहिद है तो बताएं। पेज नंबर 65 है, बस ठीक है। ये पेशावर से आई है गवाही, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो कॉमन रूल्स से अपॉर्शनमेंट हमने पढ़ लिया है, फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ लिया है, रिसीट ऑफ इनकम हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ पढ़ना है, करेंसीज का पढ़ लिया था, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर पढ़ लिया था। इसमें ये लास्ट हमारा रह गया सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। सेसेशन का क्या मतलब होता है? सेसेशन रुक जाना ना, खत्म हो जाना, ठीक है। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का खत्म हो जाना, ठीक है, सीज हो जाना। इसके बारे में क्या कहता है जी? दिस सेक्शन अप्लाइज वेयर एनी इनकम, सब पहुंच गए इस पेज पे हैं? आप तीनों पहुंच गए? दिस सेक्शन अप्लाइज वेयर एनी इनकम इज ड्राइव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर from any business activity, investment or other source that has ceased, वो रुक गया है, either before the commencement of the year or during the year. In such a case, the income derived from the business activity, investment or other source ceased shall be charged to tax if the source of income had not ceased. सिंपल सी बात है, इसको बस टैक्स ईयर 2019 में आपका कारोबार चल रहा था, इस साल में आपका कारोबार चल रहा था, ठीक है। टैक्स ईयर 2020 में आके स्टार्ट में यहाँ पे कारोबार रुक गया, खत्म हो गया ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो आपका बिजनेस सीज्ड हो गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नया साल शुरू होने से पहले, टैक्स ईयर 2020 शुरू होने से पहले आपका बिजनेस सीज्ड हो गया, ठीक है। या आपका बिजनेस चल रहा था, इतना अरसा चलता रहा, यहां पे आके मार्च में आके आपका बिजनेस रुक गया, सीज्ड हो गया। ये क्या हुआ? योर बिजनेस हैज सीज्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ठीक है। पहला केस क्या था? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, अगला साल शुरू होने से पहले रुक गया, इट मींस कि पूरा साल चलता रहा। और दूसरा सिनेरियो क्या है? ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपका बिजनेस सीज्ड हो गया। बिजनेस सीज्ड होने के बाद अगर कोई पैसे आए, मिसाल के तौर पे अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस सीज हुआ तो यहां तक चल रहा था, यहां तक चल रहा था, इसमें सीज हो गया, यहां पे करके पैसे आ गए, तो वो जो रिकवरी आएगी उसको एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस यहां तक चल रहा था, रिकवरी आपको इस साल में आई, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि इट्स एन इनकम, और आने वाले पैसे को ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे बिजनेस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो आने वाले पैसे के बारे में ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे बिजनेस अभी भी चल रहा है। मिसाल के तौर पे आपका बैड डेट हुआ था इस साल में 2019 में,
तो आपका बिजनेस सीज हो गया 2019 के एंड पे, आपको रिकवरी होगी 2020 में, तो वो जो बैड डेट की रिकवरी होगी इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। यही समझा जाएगा कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा ना समझे, टैक्स वाला ऐसा ना समझे टैक्स पेयर कि यार अब तो मेरी रिकवरी हो गई है लेकिन मेरा कौन सा कारोबार चल रहा है, तो जो पैसे आए हैं उठा के अपनी जेब में डाल लो। वो टैक्स वाला कहता है ना भाई ऐसा नहीं है, उसको अपनी इनकम बनाओ, जो रिकवरी हो रही है उसको क्या बनाओ, अपनी इनकम बनाओ। अब नहीं, जब जब पैसे मिले तब, जिस साल पैसे मिले हैं उस साल, ठीक है, जिस साल में पैसे मिले उस साल। अब जरा इसको यहां से थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं जरा इसे। अच्छा, अब ये वाला जो पहला पैराग्राफ है दोबारा पढ़े। वेयर एनी इनकम इज ड्राइव्ड बाय अ पर्सन, इनकम आई है इन अ टैक्स ईयर, एक ऐसे टैक्स ईयर में, फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट अदर सोर्स दैट हैज सीज्ड, जो कि रुक चुका था, आइदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, नया साल शुरू होने से पहले या ड्यूरिंग द ईयर। एक ऐसे बिजनेस से पैसे आए हैं जो सीज हो चुका था साल शुरू होने से पहले या साल के अंदर ही सीज हो चुका था, उससे पैसे आए, उसको क्या करेंगे? इन सच अ केस द इनकम ड्राइव फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट अदर सोर्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, उसको टैक्स में चार्ज कर देंगे एज, जैसे कि इफ द सोर्स ऑफ सच इनकम हैड नॉट सीज, ये जो इनकम है ये सीज्ड नहीं हुई हो, अज्यूम करेंगे कि ये वाला बिजनेस सीज्ड ना हुआ। ठीक है, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और 21 मार्च 2022 देयर वाज अ फायर इन द शॉप ऑफ मिस्टर इमरान, आग लग गई दुकान पे, एंड द एंटायर स्टॉक ऑफ हनी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख वाज डिस्ट्रॉयड, शहद का सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। इमरान इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू एंटरटेन द क्लेम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, ये कब हुआ है? 21 मार्च 2022 को, यानी कि टैक्स ईयर कौन सा? 2022 में ये काम हुआ है, और इंश्योरेंस वाले कहते हैं हम आपको पैसे नहीं देंगे। इमरान सीज डूइंग बिजनेस एज एंड फ्रॉम 30 जून 2022, भाई ने दिल बर्दाश्त होकर काम ही छोड़ दिया। उसे कहे भाई मेरा स्टॉक जल गया, मुझे इंश्योरेंस से पैसे नहीं मिले, अब मैंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश फॉर द टैक्स ईयर 2022, इमरान क्लेम्ड द रुपीज 1 लाख एज ए डिडक्टेबल बिजनेस लॉस इन कंप्यूटिंग हिज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। द लॉस वॉज अलाउड एज ए डिडक्टेबल चार्ज इन दैट टैक्स ईयर। ये दो लाइनें समझे, उसका लॉस हो गया, ठीक है, आग लग गई, स्टॉक जल गया। 2022 की जब उसने टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए का खर्चा शो कर दिया, ठीक है। उसने देखे क्या लिखा है, एंटरटेन डिडक्टेबल बिजनेस लॉस, उसने 1 लाख रुपए का लॉस शो कर दिया बिजनेस में, ठीक है। और ये जो लॉस है ये टैक्स वाले अलाउ करते हैं, ये वाला जो लॉस है वो टैक्स वाले अलाउ करते हैं। 2022 के अंदर उसको क्या हुआ कि बिजनेस सीज हो गया, 2022 में आग लग गई, तो 2022 के अंदर उसने जो रिटर्न फाइल की उसमें क्या किया होगा? 1 लाख से बिजनेस का क्या शो किया? लॉस, कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया रिटर्न में, ठीक है। तो बिजनेस का जो लॉस होता है दैट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस, ये खर्चा अलाउएबल होता है। तो 2022 में उसने बिजनेस का लॉस शो किया 1 लाख से। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024 द इंश्योरेंस कंपनी ऑन रिसीविंग अ लीगल नोटिस फ्रॉम इमरान मेड अ पेमेंट ऑफ 75,000
against the claim for the loss of stock in trade which Imran accepted in full settlement. 2024 में जाके इंश्योरेंस वालों ने 75,000 रुपया दे दिया। 2024 में जाके इंश्योरेंस वालों ने क्या किया? 75,000 दे दिया। रिकवरी हुई 2024 में, उसका बिजनेस चल रहा था, चल नहीं ना चल रहा था, तो उसका बिजनेस सीज हो चुका। तो ये रिकवरी कौन सी रिकवरी हुई? बिजनेस के सेसेशन के बाद। तो भाई 2024 के अंदर 75,000 की जो रिकवरी हुई, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम एंड चार्जेबल टू टैक्स। आंसर में देखिए वो क्या कहता है। लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट इफ देयर इज एनी इनकम that has been derived by a person in a tax year from a business, investment or other source that has either ceased before the commencement of that year or during the tax year, and if that income would have been taxable and there been no cessation, then the provision of the tax statute would apply as if there was no cessation. In other words, section 72 deems the business activity, investment or other source to have been carried on by a person in the tax year in which the income was derived despite the cessation of the business activity. The above amount, सारी बात एंड वाली बात सबसे सही बात है। The above amount shall be offered for tax in return under the head income from business. आखिरी जो लाइन लिखी है वो सिर्फ काम की बात है। ये वाली जो लाइन है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कंसिडर की जाएगी और इस पे टैक्स लगेगा। जी any subsequent benefit derived from it. जी ये तो इंश्योरेंस से आ रहा है, IFP से तो नहीं है। किधर से नहीं आ रहा? बिजनेस से तो नहीं आ रहा, बिजनेस से बेनिफिट आ रहा है ना आपको। आपका इंश्योरेंस से बेनिफिट किस चीज का आ रहा है? जो आपका स्टॉक जल गया था मेरा जो स्टॉक जल गया था उसकी रिकवरी आ रही है, तो मुझे फायदा ही आ रहा है। देखिए समझ, मेरा स्टॉक ₹1,00,000 का जल गया था, तो इंश्योरेंस वाले ने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, सही है, 2022 के अंदर। तो 2024 के अंदर उसने कहा कि ठीक है तो 75,000 रुपया ले लो, तो मुझे मेरा खोया हुआ पैसा वापस मिल गया, तो मेरा बेनिफिट ही है। ठीक है, इसी तरह 2022 में कोई बैड डेट हुआ होता, 24 में वापस मिल जाता, तो इट वाज माय बेनिफिट। ठीक है, तो ये इस सेंस में है। तो सिंपल रूल ये है कि अगर आपका बिजनेस सीज्ड हो गया है तो उसके बाद जो रिकवरी होगी उसको आप इनकम में चार्ज करेंगे रेलेवेंट हेड में। यहाँ पे मेरा एक सवाल है जो आप लोगों से पूछना है, मुझे आप एक बात बताएं, हमने पढ़ा था रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, पढ़ा था भाई, पढ़ा था रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, याद है किसी को रिकूप्ड एक्सपेंडिचर पढ़ा था? ये याद है पढ़ा था। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिफंडेबल ना कहो यार, ऐसा खर्चा जो आप बताएं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या है? हाँ नहीं पता सर, मुझे क्या पता, टैक्स टैक्स है सर, है? आप बताएं क्या है? नहीं पता, आप बताएं, है? नहीं पता, माशाल्लाह। हाँ जी, सॉरी रिवाइज नहीं किया। हाँ जी, आप बताएं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या है? हाँ जी, नहीं, ये साथ वाली से पूछे, नहीं पता ना, आप बताएं जी क्या है रिकूप्ड एक्सपेंडिचर? हाँ, सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई अगर एक्सपेंस हमने किया वो इस साल रिकवर हो जाए वो एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो पहले किया था इस साल हमें वो रिकवर हो जाए, वो आपका रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि किया हुआ खर्चा रिकूप हो गया, वापस हो गया। उसमें और इसमें क्या फर्क है? सेसेशन और ये लॉस है ना, एक्सपेंस वो भी खर्चा था, बैड डेट कह लें। अगर ये कह लें कि जी बैड डेट था, 2022 में बैड डेट हुआ और 2024 में रिकवर हो गया, इसमें सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इसमें भी यही लिखा है ना कि जब पैसे मिलेंगे तो तब उसको आपने
इनकम में रेलेवेंट हेड पे चार्ज कर देना है। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर में भी यही था एग्जैक्टली। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर में और इसमें जो मेन फर्क है वो ये है, इसमें बिजनेस खत्म हो गया, उसमें बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को तो खैर से पता ही नहीं है रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या है, इसे पढ़ के आए और इसको पढ़े, इसके अंदर खर्चा बिजनेस खत्म हो गया। लगी समझ? बिजनेस खत्म हो चुका है इसमें। बहरहाल ये तरीका ठीक नहीं है भाई, आप लोग जो पढ़ के नहीं ना आ रहे। ले जी, कल से इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम सैलरी, और कल से इंशाल्लाह हमारा कोर्स का फ्लो भी थोड़ा तेज हो जाएगा।